Hello everyone, a very good evening to all of you. A very good evening विवेक, विद्युत प्रभा, प्रिंस, सोनल, सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग बताएंगे. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? चलो, अगर सब कुछ क्लियर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो. एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ इक्वेशन, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं. हमारी ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है अल्टर ये हमारे डीसी मशीन में, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिएगा, ईएमएफ इक्वेशन. ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन. अगर हम ईएमएफ इक्वेशन की बात करें तो हमारे डीसी मशीन में जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो होती है ये E इक्वल्स टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60A. ये हमारी होती है क्या, आपकी ईएमएफ इक्वेशन. पी यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पोल है. फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स पर पोल है. एन यहाँ पे स्पीड है. जेड यहाँ पे आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है. ए यहाँ पे पैरेलल पाथ है. सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल चुका. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ. पी आपका क्या है, पोल्स. ठीक है, फाई यहाँ पे क्या है आपके पास, फ्लक्स पर पोल. फ्लक्स पर पोल, हाँ लिखना है फ्लक्स पर पोल. और एन यहाँ पे आपकी स्पीड है. जेड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है ना, टोटल कंडक्टर्स कितने हैं. और ए आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल. ए की वैल्यू आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वाइंडिंग ऊपर, की लैप वाइंडिंग है या आपके पास वेव वाइंडिंग है. अगर लैप वाइंडिंग है तो अगर लैप वाइंडिंग है तो उस केस में आपका ए इक्वल टू होता है पी. ठीक है, और वेव वाइंडिंग में ए होता है आपका 2. ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन से देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा E2/E1 है, अगर हम यहां से देखें E2/E1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके बराबर होगा, तो वो आपका होता है किसके, phi2/phi1. phi2/phi1 इंटू N2/N1. ऐसा बहुत बार होता है क्वेश्चन में कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया रहता है, phi2 phi1 N2 दिया रहेगा, N1 दिया रहेगा. आपको E2 दिया है, आपसे E1 पूछ रहा है ना. बाकी 5 चीज दी हैं, आपकी 6 चीज पूछी जा रही है. तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं. या फिर कभी कभी बोलता है कि सेम स्पीड के लिए आपका E1 दिया है, phi2 दिया, phi1 दिया, तो E2 कितना होगा ये बताना है. ठीक है, तो ये फॉर्म, इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं. ठीक है, ओके. यहां पे अगर हम इसी को देखें ई को, तो ई को हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ई को एक दूसरा टर्म दे सकते हैं. ई इक्वल्स टू, एक हमने कांस्टेंट बनाया है के एम, फाइव इंटू ओमेगा. ठीक है, और हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आपका हो जाएगा के एम इंटू फाइव इंटू आई ए. ठीक है, यहाँ पे के एम क्या होता है, मैं लिख देता हूँ आपके पास. के एम एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है क्या, के एम एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है जेड पी, जेड पी अपॉन 2 पाई ए. इसके लिए होती है क्या, जेड पी अपॉन 2 पाई ए. ठीक है ना, याद रखना. जेड एक के एम की वैल्यू क्या होती है, जेड पी अपॉन 2 पाई. और यहां पे मैंने कहीं ओमेगा लिखा, तो ओमेगा सबको पता है कितना, 2 पाई n/60 होता है. कितना होता है, 2 पाई n/60. ठीक है, समझ में आया सबको. तो ये ईएमएफ इक्वेशन में क्वेश्चन बनता है.
तो ये आप याद रखिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। जैसे कि एक हमको पता होता है किस टाइप की मशीन होती है, बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। एक हमारे पास क्या होती है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में क्या होता है, सबको ध्यान से समझना। मैं बनाता हूं, आपके पास यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है ना, इसको आपको अलग से एक्साइट करना पड़ता है। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, और इसको आपको एक्साइट करना पड़ता है एक अलग से डीसी सप्लाई से। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, आर्मेचर। ये आपका हो गया आर्मेचर वाइंडिंग, ये आपका यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। ठीक है, लिखिए मैंने यहाँ पे आर है, ये आपका हो गया यहाँ पे आर है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, फील्ड करंट आई एफ। यहाँ पे कौन सी करंट होगी आपकी, आर्मेचर करंट आई ए, क्योंकि ये जनरेटर तो यहाँ से आर्मेचर से करंट निकलेगी आई ए। यहाँ पे होता है आपके क्या, ब्रशेस, कॉर्नर में क्या होते हैं, ब्रशेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है अंदर, है ना, डीसी जनरेटर, इस वजह से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो वोल्टेज क्रिएट हुआ लोड के पास, उसको हम बोलते हैं वी। लोड जो वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हुआ उसको हम बोलते हैं आपका वी, वी वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका ई। तो ई और वी में क्या रिलेशन होगा ये बनता है, ई और वी में क्या रिलेशन होगा, तो क्या बोलोगे, आपका v इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ई इक्वल कितना हो जाएगा, v प्लस आई ए आर, है ना, प्लस आई ए आर एल। तो ये आपका हो जाएगा ई की वैल्यू, जो आपका ईजी हो जाएगा, मतलब जो जनरेटेड ईएमएफ है वो हो जाएगा कितना, v प्लस आर्मेचर का क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा तो हो जाएगा आई ए आर ए, प्लस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा ब्रश का भी, तो लिखा मैंने क्या, वीबीटी, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, है ना। अगर मैं इसको जीरो मान लूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। मैं चाहूँ तो इसको जीरो भी मान सकता हूँ, प्लस वोल्टेज ड्रॉप। क्वेश्चन में दिया था कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट कितना दिया है, नहीं दिया तो आप इसको जीरो मान लो। ठीक है, तो आपके पास ईजी क्या बन जाएगा, आपका वी प्लस आई ए आर है, तो आप यहाँ से आई ए भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से आर्मेचर करंट भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा आर्मेचर करंट आपका, ईजी माइनस वी अपॉन आर ए। ईजी मतलब जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन माइनस वी अपॉन आर ए। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें अगर हमको मैक्सिमम पावर चाहिए तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि लोड को मैक्सिमम पावर मिले, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, फॉर पी मैक्स, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे आर ए के बराबर होनी चाहिए, मतलब आर एस के बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे आर ए, है ना, आर ए के बराबर होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे इसमें क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। ठीक है, और इस केस में आपका जो मैक्सिमम पावर होगा, पी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास कितना, यहाँ कितना वोल्टेज है आपका ईजी, है ना, सोर्स वोल्टेज कितना ईजी, तो क्या बोलोगे, जैसे आपके पास तो वहां पे क्या था, वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 आर है, वैसे यहाँ पे हो जाएगा ईजी का स्क्वायर अपॉन 4 आर, ईजी का स्क्वायर अपॉन 4 आर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में। अब हम बात करते हैं जो सेल्फ एक्साइटेड है, उसका हमारा होता है एक कौन सा आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका डीसी संट जनरेटर। डीसी संट जनरेटर कैसा होगा देखना सभी लोग, मतलब ये आपका कहलाता है क्या, सेल्फ एक्साइटेड, है ना, डीसी संट जनरेटर। डीसी संट जनरेटर कैसा होता है, ये आपका ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले तो ये आपका हो गया आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, फिर होती है फील्ड वाइंडिंग जो कि संट में होगी, तो ये मैंने संट में क्या बना दिया, फील्ड वाइंडिंग, ये देखो।
ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और ये हो गया आपके पास यहाँ पे लोड। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ईजी, जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज होगा वी ए, जो वो वी वोल्टेज होगा। ये आपके पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, संट का रेजिस्टेंस है आर एस एच, ठीक है। यहाँ पे जो करंट जाएगी वो जाएगी आई एस एच। यहाँ से जो करंट निकलेगी वो आपका आर्मेचर करंट आई ए, है ना। तो यहाँ पे जो आर्मेचर से करंट निकलेगी आई ए, उसके दो काम है, एक तो लोड को भी सप्लाई करना है, और इसका जो खुद एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड है ना ये, तो इसका एक आई से जाएगा यहाँ पे इसकी फील्ड वाइंडिंग को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो आई एस एच है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आई एस एच की वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी तो ये लोड को ज्यादा करंट डिलीवर कर पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई ए इक्वल्स टू आई एल प्लस आई एस एच। आई एस एच आपका कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, तभी तो हम लोड को ज्यादा करंट दे पाएंगे। अगर पूरा फील्ड ही करंट ले ले तो क्या मतलब हमारे लोड का, जनरेटर का काम क्या, दूसरों को प्रोवाइड करना एनर्जी, है ना, तो दूसरों को एनर्जी प्रोवाइड कर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ईजी की इक्वेशन बनाऊं तो क्या बन जाएगी, तो अगेन यहाँ पे मेरे पास ईजी की जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए कितना आपके पास वी, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए कितना आपका वी। तो ईजी क्या हो जाएगा अगेन, वी प्लस आई ए आर ए, वी प्लस आई ए आर ए प्लस आपका वीबीडी। वीबीडी मतलब यहाँ पे आपका जो ब्रशेज होंगे उनका वोल्टेज ड्रॉप। जनरली क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता तो आप इसको क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। अगेन अगर आपको यहाँ से करंट निकालनी है तो क्या निकाल लोगे यहाँ पे, आई ए इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ई जी माइनस वी अपॉन आर ए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये आई एस एच निकालना होता है। ये देखो आई एस एच क्या बोलोगे, यहाँ पे कितना वोल्टेज है वी, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, आर एस एच के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, वी वोल्टेज होगा। तो यहाँ से आप आर एस एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर आई एस एच निकाल सकते हो। आई एस एच कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई एस एच, वी अपॉन आर एस एच। वी जो सप्लाई जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है डिवाइड बाय आर एस एच, इससे आप निकाल लोगे यहाँ पे आई एस एच की वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्या, संट जनरेशन। नेक्स्ट होता है हमारे पास डीसी सीरीज जनरेशन। एक हमारे पास क्या होता है डीसी सीरीज जनरेटर, उसमें क्या होगा देखना, डीसी सीरीज जनरेटर। तो डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होगा समझना सभी लोग, आपके पास यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, है ना। अब यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है ना वो पैरेलल में होगी इसके सीरीज में, ये मैंने इसके सीरीज में फील्ड वाइंडिंग बना दी, इसका नाम इसका सीरीज वाला, तो हमने यहाँ पे सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगा दी ऐसा। यहाँ पे क्या वोल्टेज है आपका जो जनरेटेड होगा वो ईजी होगा, ठीक है। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज वी होगा, दिस योर टर्मिनल वोल्टेज वी। यहाँ पे आपके पास ब्रशेस होंगे, ठीक है। ये आपका आर एस एच है, ये आपकी करंट यहाँ पे आई ए है, और यही करंट आपकी आई एल है। तो यहाँ पे आपका ईजी क्या हो जाएगा, ईजी इक्वल टू क्या होगा, वी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि जो आपका सीरीज में क्या होता है, आई ए इक्वल टू आई एल, पहली बात तो ये, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो फाई है, जैसे ये वाले केस में आपका जो फाई एस एच था वो प्रपोर्शनल था किसके, आई एस एच के, है ना। ये वाले केस में जो फाई एस एच था, इसे जो फ्लक्स निकलेगा वो आई एस एच के प्रोपोर्शनल था। वैसे यहाँ पे जो ये फाई, यहाँ से जो मेरे पास फाई एस ई होगा, सॉरी इसको फाई एस ई लिख लो, सीरीज में है ना। तो यहाँ पे जो फाई एस ई होगा वो किसके सीरीज में होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो आई ए के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा आपके पास यहाँ पे इसका फ्लक्स है। फिर अगर आपके यहाँ पे ईजी की बात की जाए तो क्या बोलोगे, ईजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस ई प्लस आपका ब्रश का वोल्टेज जब जिसको मैंने जीरो मान के रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, डीसी सीरीज जनरेशन। समझ में आया सबको, ये लिख दिया मैंने। फिर होता है आपके पास यहाँ पे डीसी कंपाउंड जनरेशन।
क्या होता है आपके पास यहाँ पे डीसी कंपाउंड जनरेशन। डीसी कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपके पास यहाँ पे लॉन्ग संट, एक होता है आपके पास शॉर्ट संट। दोनों को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला होता है आपके पास यहाँ पे शॉर्ट संट। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड में क्या होता है, दोनों होता है, सीरीज वाला भी होगा, संट वाला भी होगा। अब इसमें क्या है, शॉर्ट संट, मतलब कि जो संट है, पहले लॉन्ग संट देखते हैं, पहले लॉन्ग संट देखते हैं, बाद में शॉर्ट देखेंगे। पहले को आप यहाँ पे लॉन्ग संट, ठीक है। फिर अपन शॉर्ट संट भी देखेंगे। तो इसका डायग्राम कैसा, थोड़ा डायग्राम देखिएगा सभी लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है, देखना। ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, सीरीज जनरेशन का, जो सीरीज का फील्ड वाइंडिंग, ये, ठीक है। और ये हो गया आपके पास यहाँ पे संट का फील्ड वाइंडिंग। दिस इज योर डायग्राम। ये आपका हो गया यहाँ पे ईजी, दिस इज योर ईजी। ये आपका है यहाँ पे क्या, आर एस एच, आर एस ई। अब डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे जो संट है कितना लंबा, इसको बोलते हैं लॉन्ग संट। ये जो डायग्राम बनाया है इसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉन्ग संट, ठीक है। यहाँ का जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं वी। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो होगा हमारे पास क्या, वी। ओके। तो अगर हम इसमें इक्वेशन लिखें तो कैसे करेंगे देखना, मैं बताता हूँ आपको। ये आपकी कौन सी करंट है, लोड करंट है आई एल, ठीक है। यहाँ से कौन सी करंट निकली, आपकी आई ए। और यहाँ से जो करंट जाएगी ऐसे वो क्या हो जाएगी आपका आई एस एच। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, आई ए इक्वल्स टू आई एल प्लस आई एस एच। आपका जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे आई ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई ए इक्वल्स टू बन जाएगा आई एल प्लस आई एस एच, ठीक है। ये हो गया। और और क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, v इक्वल्स टू ई जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई जी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा v प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस ई प्लस आपका ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप जिसको मैं जीरो मान ले रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे आई एस एच निकालना है, आई एस एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ का वोल्टेज V है ना वो इसके क्रॉस भी है, तो क्या बोल दोगे, आई एस एच क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे V अपॉन आर एस एच। तो ये हो गया आपका लॉन्ग संट, ठीक है। ये आपका किसका डायग्राम हो गया, लॉन्ग संट। एक होता है आपका शॉर्ट संट, उसको भी देख लेते हैं। अब हम आते हैं किसमें, आपका जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट संट। ठीक है। कैसे बनाएंगे देखना सभी लोग शॉर्ट सर्किट। इसको बनाने के लिए हम कैसे करेंगे देखना सभी लोग। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग हो गई है, ये मैंने यहाँ पे अपनी बना दी कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, जो कि संट में होगा। ठीक है, ये और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फाइव एस। ये आपके पास यहाँ पे क्या फाइव, मतलब ये आपका हो जाएगा आर एस एच, ये आपका हो जाएगा आर एस ई, ये आपका हो जाएगा ई जी, और ये हो जाएगा आपका V। दिस इज योर V वोल्टेज। अगर यहां से यहाँ पे कौन सी करंट होगी आपकी आई ए, यहाँ जाएगी आपकी आई एल,
यहां पे जाएगी आपका ISH। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको निकालना हुआ क्या, IA, पहले अगर KCL लगाओ तो क्या बोलोगे, IA इक्वल टू कितना हो जाएगा, IA इक्वल टू हो जाएगा IL प्लस ISH। ठीक है, अगर आपको ISH निकालना है, इसमें करंट निकालनी है, तो क्या बोलोगे, सब ये V वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज दोनों को मिला के आप इसको RSH डिवाइड कर दोगे, ISH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी V प्लस IL RSE डिवाइडेड बाय RSH। तो ये आ गया आपका ISH की वैल्यू। और आपका यहाँ पे है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा EG कितना हो जाएगा, EG हमारा हो जाएगा, EG कुछ हो जाएगा, कौन मैसेज करता है इतना यार, EG कुछ हो जाएगा V प्लस IARA प्लस ILRS प्लस VBD। वोल्टेज ड्रॉप इसको अगर मैं हटा दूं ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब इनमें कंक्लूजन बनता है कि RSE RA और RSH में सीक्वेंस क्या होगा, कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, RSH RA और RSE। तो याद रखना आप सभी लोग, इनमें से सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है RSH की। क्यों ज्यादा होती है, कि हम नहीं चाहते कि आपकी ये करंट ज्यादा हो, ISH करंट ज्यादा ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो करंट है ना वो लोड को ज्यादा निर्भर करे। तो ISH कम हो मतलब RSH बहुत ज्यादा हो। तो इन तीनों में RSH RA और RSE में सबसे ज्यादा होता है ये, फिर होता है ये, फिर होता है ये, मतलब सबसे कम होता है RSE। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, RSH सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका RA होगा, फिर आपका यहाँ पे RSE। ठीक है, अगर आप देखो सभी लोग कंपाउंड वाले में, जो ने हमने कंपाउंड जनरेटर पढ़ा, एक लॉन्ग शंट पढ़ा, एक शॉर्ट शंट पढ़ा, तो इसमें हमारे पास दो फ्लक्स हैं, एक है फाई एस एच, इसमें है फाई एस ई, इसमें भी है फाई एस एच, इसमें है फाई एस ई। अगर अगर इन दोनों में से कहीं पे भी हमको क्या मिलता है, फाई टी इक्वल्स टू, अगर हमको जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फाई टी, वो क्या मिलता है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब फाई एस एच प्लस फाई एस ई अगर आपस में ऐड हो रहे हैं, उसको मैं बोलता हूं आपका क्या, उसको मैं बोलता हूं आपका क्यूमुलेटिव जनरेटर। क्या बोलता हूं उसको, क्यूमुलेटिव जनरेटर। इसको मैं क्या बोलता हूं, आपका क्यूमुलेटिव। अगर दोनों फ्लक्स आपस में ऐड हो रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका क्यूमुलेटिव जनरेटर। और अगर आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसमें से, मतलब क्या आपके पास है, फाई एस एच माइनस फाई एस ई, मतलब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नोट कर लीजिए इतना, फिर अपन आगे बढ़े। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लूँ यहाँ पे फिर से। आ जाइए। ठीक है, एक होता है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। तो इसको देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या चीज होती है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ये आर्मेचर रिएक्शन नाम की क्या चीज होती है। आर्मेचर रिएक्शन शायद से हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं सिंक्रोनस में। तो आर्मेचर रिएक्शन बहुत सिंपल बात है,
आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आपका इफेक्ट है आर्मेचर एमएमएफ का मेन फील्ड एमएमएफ। आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या है? इफेक्ट ऑफ फाई ए, मतलब आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट है किसमें? आर्मेचर फ्लक्स मतलब फाई ए का इफेक्ट है फाई एम में। यही होता हमारे पास क्या होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन में एक कुछ चीज आपसे पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है आपका? आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी हुई? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। आर्मेचर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, एम्पियर टर्न्स पर पोल की वैल्यू क्या होती है? तो याद रखना ये वैल्यू होती है आपके किसके बराबर? जेड आई ए अपॉन 2 AP के बराबर। जेड आई ए अपॉन 2 AP के बराबर इसकी वैल्यू होती है किसकी? आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर एम। और इसी में हमसे पूछा था डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एमएमएफ है, उनका वेव फॉर्म कैसा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखना। सबसे पहले बनता है आपके पास यहाँ पे कि जो आर्मेचर एमएमएफ है उसका प्लॉट कैसा होता है, उसका वेव फॉर्म कैसा होता है। क्या बोलोगे? आर्मेचर एमएमएफ का, आर्मेचर एमएमएफ का जो वेव फॉर्म होता है वो होता है आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। कैसा होता है आपके पास? ये ट्रायंगुलर। ठीक है। फिर बनता है आपके पास यहाँ पे कि आपके पास जो आर्मेचर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होता है? आर्मेचर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है आपका स्टेप्ड ट्रायंगल। इसका क्या है, क्या बोलोगे इसको? ये जो वेवफॉर्म कैसी होती है आपकी? स्टेप्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास मेन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने यहाँ पे? मेन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कैसा कर्व होता है तो क्या बोलोगे? इसका होता है आपका फ्लैट टॉप वेव। क्या बोलते हैं आप इसको? फ्लैट टॉप वेव। ठीक है। और एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं क्या? रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने आपके सामने? रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका कैसा वेव? पी की वेव। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि भाई आपका आर्मेचर एमएम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आर्मेचर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होगा, मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, और रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो ये वैल्यू आप, ये नाम जो है आप इनको याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है समझना आप सभी लोग। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए, आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पे आपके सामने नॉर्थ पोल साउथ पोल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कर्व फॉर्म में नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको घुमा घुमा के। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ना कर्व टाइप में तो लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बनाती हूँ, ठीक ना? ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले जनरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरेटर की, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं मोटर की। एक और बना देता हूँ। जनरेटर और मोटर दोनों को केस बना देता हूँ, देखना आप सभी लोग।
ठीक है। जनरेटर केस में ये जो आपका रोटर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आपका क्लॉकवाइज। इसको हम बोलते हैं जनरेटर रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज हमारा होता है मोटर का रोटेशन। ठीक है। जैसे ये आपका, इसका मैं यहाँ पे जो टर्म्स इनके नाम देता हूँ, देखना आप लोग। इसका बोलता हूँ, इसका मैं टर्म देता हूँ, मान लीजिए ये वाला जो साइड इसको बोलता हूँ मैं ए, जो ये वाला टिप है इसको बोलता हूँ मैं ए, इसको बोलता हूँ मैं बी, जो ये वाला हिस्सा ऊपर का, इसको बोलता हूँ मैं सी, इसको बोलता हूँ डी। तो अगर आप इसमें जनरेटर की डायरेक्शन में घूम रहे हो तो सबसे पहले क्या आया, ए आया, बाद में बी आया, फिर इधर सबसे पहले सी आया, बाद में डी आया। इसमें ए और सी पहले आए, इसको बोलते हैं लीडिंग पोल टिप, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, ए और सी को बोलेंगे लीडिंग पोल ट्रिप। और जो बाद में आएंगे बी और डी बाद में, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है ना। तो याद रखना, इनमें से हमारे पास ए और सी पहले आए हैं, तो इसको हम बोलेंगे ए और सी को बोलेंगे आपका क्या, लीडिंग पोल टिप। ठीक है। बी और डी बाद में, इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रेलिंग पोल टिप। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं, इनका मैं नाम देता हूं, देखना आपका सेम वैसे ही। इसका मैं नाम देता हूं यहाँ पे आपका ए बी सी डी। जब आप इसमें घूमेंगे तो पहले क्या आया, बी आया, तो बी हो जाएगा लीडिंग, ए हो जाएगा आपका क्या, लैगिंग। तो आप इस यहाँ पे भी लिख दो, इसमें क्या हो जाएगा, जो बी और डी है वो होंगे लीडिंग पोल टिप, और ए और सी हो जाएंगे आपके ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हम यहाँ पे आर्मेचर से जैसे पढ़ रहे हैं, अगर हम इसमें क्या करें, हमारे डीसी मशीन में हम ब्रश को शिफ्ट कर सकते हैं, ब्रश की एक्सिस को हम शिफ्ट कर सकते हैं, या तो जनरेटर रोटेशन की डायरेक्शन में या मोटर की डायरेक्शन में। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम ब्रश एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं या तो जनरेटर की डायरेक्शन या फिर मोटर की डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम जनरेटर की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ब्रश की एक्सिस को, तो हमारा जो कम्यूटेशन है वो इंप्रूव होता है, मतलब कम्यूटेशन अच्छा होता है, स्पार्किंग नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसको ब्रश की एक्सिस को मोटर की डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका वहां पे कम्यूटेशन पुअर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वहां पे स्पार्किंग होगी। देखिए पॉइंट लिख लीजिए। क्या बोला मैंने आपके सामने, इफ ब्रश एक्सिस शिफ्टेड, मैंने क्या बोला, ब्रश की जो एक्सिस है उसको हमने शिफ्ट किया, किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, इसको मैंने शिफ्ट किया किस डायरेक्शन में, जनरेटर की डायरेक्शन, की डायरेक्शन में किया, जनरेटर रोटेशन की डायरेक्शन। तो उससे मेरा जो कम्यूटेशन क्या होगा वो इंप्रूव होगा, कम्यूटेशन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, वो इंप्रूव होगा। ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ पे ब्रश एक्सिस को शिफ्ट करें जनरेटर डायरेक्शन में तो हमारा कम्यूटेशन यहाँ पे इंप्रूव होगा। ठीक है। और अगर मोटर डायरेक्शन में करते तो हमारा कम्यूटेशन पुअर होगा। तो लिख लें यहाँ पे, इन मोटर डायरेक्शन क्या होगा, आप सामने पुअर होगा, पुअर कम्यूटेशन। ठीक है। अगर हमको यहाँ बताना हो कि आर्मेचर रिएक्शन को हम लिमिट कैसे करेंगे, है ना, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखें कि आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग लिमिट कैसे करेंगे, उसके बाद हम लोग सोचते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया छोटा सा, कौन सा, लिमिट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। कैसे हम आर्मेचर रिएक्शन को लिमिट करेंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से पहले कुछ तरीके बताता हूं मैं आपका। सबसे पहला तो आप यहाँ पे क्या करो, हाई रिलक्टेंस पोल टिप यूज करो। क्या करो आप यहाँ पे, हम पहला जो तरीका यूज कर सकते हैं वो क्या है हमारा, हाई रिलक्टेंस पोल टिप। एक ये तरीका है कि आप पोल टिप को हाई रिलक्टेंस बनाओ,
दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे चैम्पर्ड पोल, हमने अभी सिंकोस में डिस्कस किया ही है, चैम्परिंग करना है ना, तो चैम्पर्ड पोल का भी यूज हम लोग कर सकते हैं किसके लिए, हाई रिलक्टेंस पोल के लिए। दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पे कि आप पोल में ड्रिल कर लो, ड्रिलिंग ऑन पोल, एक तरीका ये भी है, क्या कर लो आप, ड्रिलिंग ऑन पोल, पोल पे ड्रिल कर लो, एक ये तरीका है ना। तीसरा तरीका आपके पास है कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके बैठ जाओ, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके चले जाओ। फोर्थ तरीका आप यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज कर लो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज कर लो। कंपनसेटिंग वाइंडिंग की हेल्प से भी आप आर्मेचर रिएक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बनता है क्वेश्चन, है ना, कि आपका जैसे मैंने बताया ना आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल, वैसे क्वेश्चन बनता है कंपनसेटिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल कितना होगा। क्वेश्चन क्या बनता है आपका सामने यहाँ पे, कंपनसेटिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल, ये क्वेश्चन भी बनता है। इसमें याद रखना जो ये वैल्यू थी ना वो सेम टू सेम यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पोल आर्क अपॉन पोल पिच का हमने रेशियो देखा 0.7, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0.7 इंटू सेम वैल्यू जेड आई ए अपॉन 2 AP, ठीक है, ये हो गया। फिर एक दूसरा तरीका हमारे पास है यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को इंप्रूव करने का, लिमिट करने का, वो हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे इंटरपोल यूज कर लो, क्या कर लो आप यहाँ पे इंटरपोल यूज कर लो, इंटरपोल्स। इंटरपोल हमेशा कहाँ रखे जाते हैं, आपके क्वाड्रेचर एक्सिस पे रखे जाते हैं, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। आप इंटरपोल का यूज कर लो। अब बात आती है कि हम कितने इंटरपोल्स रखते हैं, तो याद रखना अगर आपकी मशीन छोटी है ना, अगर आपकी मशीन छोटी स्मॉल मशीन है, अगर आपकी मशीन यहाँ पे क्या स्मॉल है, स्मॉल मशीन में आपके पास जो नंबर ऑफ पोल होते हैं, पीकी को और कोई भी नेम से हम जानते हैं क्या सर, पीकी वेव को हम और किस नाम से जानते हैं, पीकी ही मैंने सुना है यार, है ना, पीकी वेव बताया था ना आपको मैंने, ऐसा होता है यहाँ पे इस टाइप का, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का जो वेव फॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं पीकी वेव। बताया था ना आपका ट्रांसफॉर्म में थर्ड हार्वेस्ट में ज्यादा होगा उसको पीकी वेव बोलते हैं, ठीक है। चलो, हाँ अगर हम बात करें स्मॉल, अगर हम बात करें स्मॉल मशीन के केस में, स्मॉल डीसी मशीन है, उसमें जो इंटरपोल्स होते हैं ना, आईपी दिया मैंने, आईपी, जो इंटरपोल्स होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, P/2 के, नंबर ऑफ पोल बाय 2। डीसी मशीन में तो ये काम चल जाएगा स्मॉल डीसी मशीन में, लेकिन अगर लार्ज डीसी मशीन है, अगर आपके पास लार्ज डीसी मशीन है, उसमें जो इंटरपोल्स होते हैं वो आपके एक्चुअल पोल्स के बराबर होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसमें ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इंटरपोल की डायरेक्शन क्या हो, है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, उसको लिखना, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको क्या बोला मैंने, इन जनरेटर, पहले बात करता हूँ मैं किसके लिए, जनरेटर के लिए, जनरेटर और मोटर दोनों की बात करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन जनरेटर इन जनरेटर पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल, जनरेटर में जो आपके पास क्या होती है, पोलैरिटी होती है किसकी, इंटरपोल्स की, पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल्स, ठीक है, वो होती है सेम, किसके केस में होती है वो आपकी सेम होती है किसके, मेन फील्ड पोल, इसकी जो पोलैरिटी है वो सेम होती है मेन फील्ड पोल, मेन
फील्ड। अब कौन सा मेन फील्ड पोल, अहेड या बिहाइंड, दोनों है ना यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, अहेड ऑफ, अहेड मतलब पहले, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ it ahead of main field pole in the direction of generator rotation, in the direction of generator rotation, in the direction of generator rotation। ठीक है, अगर मोटर की बात करें तो इन मोटर पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल सेम होगा मेन फील्ड पोल की तरफ, वो क्या बोलोगे, बिहाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोटर रोटेशन। ठीक है, तो उसको भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है यार ना, तो याद रखना, जनरेटर में अहेड रखना है, मोटर में बिहाइंड रखना है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, क्या बोला मैंने, इन मोटर जो पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल्स है, पोलैरिटी ऑफ interpoles is same as main field pole, polarity of interpole is same as main field pole किसके, behind in the direction of motor rotation। in the direction of motor rotation। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो तरीका हमारे पास यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को इंप्रूव करने का, वो हमारे पास क्या है, वो है ब्रश को शिफ्ट करना। जैसे मैंने बताया ना, कहीं पे ब्रश को शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा था मैंने, ब्रश शिफ्ट करोगे जनरेटर रोटेशन में तो कम्यूटेशन इंप्रूव होगा, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कम्यूटेशन, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट। अगर हम ब्रश को शिफ्ट कर रहे हैं जनरेटर की रोटेशन में, मतलब वो हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, उससे कम्यूटेशन इंप्रूव होता है। लेकिन अगर हम इसको बैकवर्ड कर दें, मतलब कि अगर हम ब्रश शिफ्ट को मूव कर दें किसकी तरफ, मोटर की रोटेशन में, मतलब रिवर्स आपका वहां पे कर दें क्या, रोटेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पुअर कम्यूटेशन हो जाएगा उससे। ठीक है, तो वो भी लिखना आप लोग। जो एक तरीका और है वो क्या आपके पास, ब्रश शिफ्ट। हम ब्रश को शिफ्ट करके भी ये काम कर सकते हैं, है ना। कैसे, दो तरह के शिफ्ट कर सकते हैं, एक हमारे पास होता है क्या, फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड शिफ्ट, एक होता है बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट, एक होता है आपके पास बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, हमारे पास कम्यूटेशन अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। बैकवर्ड में हमारा यहाँ पे कम्यूटेशन पुअर होता है। अब एक बात आती है, कितने डिग्री हमको ब्रश को शिफ्ट करना है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपका डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियटेंस पर पोल क्या है, या फिर आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियटेंस पर पोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे दोनों के फॉर्मूले। एक बनता है हमारे पास यहाँ पे क्या, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियटेंस पर पोल, मतलब डिग्री में बताना आपको, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियटेंस पर पोल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो एम्पियर टर्न पर पोल, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है स्टार्टिंग से, जेड आई अपॉन टू एपी, ये तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा ये, जेड आई ए अपॉन टू एपी तो रहेगा ही, ये तो हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे एंगल बताना है ना, तो एंगल के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू थीटा ई अपॉन 180 डिग्री, ये होता फॉर्मूला। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल फॉर्मूला क्या होता है, टू थीटा ई अपॉन 180 जेड आई अपॉन टू एपी। ठीक है, एक ये हो गया। एक होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लो। क्या बोला मैंने आपके सामने, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग
एम्पियर टर्न्स पर पोल, और जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो बन जाएगा आपके पास क्या, 180। देखो आपका अगेन वैल्यू तो रहेगी, जेड आई अपॉन 2 AP तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जेड आई अपॉन 2 AP तो रहेगा। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी रहेगा। तो आप कैसे कर लोगे यहाँ पे 180 माइनस 2θe डिवाइड बाय 180। है ना, इनमें न्यूमेरिकल तो नहीं बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल क्या होगा, तो 4 ऑप्शन होंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा किसके बारे में, आपका कम्यूटेशन के बारे में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसमें बनते हैं कम्यूटेशन पे, क्या क्या कम्यूटेशन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है टाइम ऑफ कम्यूटेशन पे क्वेश्चन बनता है। किस पे बनता है, टाइम ऑफ कम्यूटेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ कम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होगा। टाइम ऑफ कम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है टीसी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ कम्यूटेशन सेगमेंट, विड्थ ऑफ कम्यूटेशन सेगमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरीफेरी वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया रहता है, आपको विड्थ दिया रहता है और आपको स्पीड दिया रहता है। तो आपको क्या करना होगा, स्पीड को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होता है, जिसका फॉर्मूला शायद से मैंने आपको कल भी बताया था। मतलब आपका टीसी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा W/V। और V की वैल्यू होती है यहाँ पे क्या, πdn/60। कल भी बताया था मैंने, πdn/60। मतलब अगर आपको स्पीड को कन्वर्ट करना है किसमें, वेलोसिटी में, तो आप ऐसे कर लोगे, πdn/60 से कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया। मतलब आपका एन दिया है तो आप वी निकाल लोगे, वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी तो आ गई, विड्थ आपको दिया है तो आप यहां से टाइम ऑफ कम्यूटेशन निकाल लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एक बनता है आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंस वोल्टेज का, है ना, कम्यूटेशन में हमारे पास रिएक्टेंस वोल्टेज बनता है, उसका भी फॉर्मूला बनता है। क्या बोला मैंने, रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज का जो फॉर्मूला बनता है वो आपका बनता है क्या, वो आपका बनता है वी आर, मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज वी आर इक्वल्स टू एल सी, मतलब आपका कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस इंटू 2 IC। आईसी मतलब कि एक कंडक्टर में कितनी करंट है, अपॉन टीसी। टीसी मतलब आपका कम्यूटेशन टाइम। तो ये होता है आपका रिएक्टेंस वोल्टेज, एल सी 2 IC अपॉन टीसी। एल सी यहाँ पे क्या है, एलसी आपका यहाँ पे क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, टू तो कांस्टेंट है, आईसी आपका कंडक्टर है में करंट है ना, कंडक्टर पर करंट है, मतलब करंट पर कंडक्टर है। और टीसी आपका यहाँ पे क्या हो गया, टाइम ऑफ कम्यूटेशन। तो इससे आप रिएक्टेंस वोल्टेज निकाल लोगे। ये जो फॉर्मूला वो किसके लिए है, जब आपके पास कैसा कम्यूटेशन होगा, लीनियर कम्यूटेशन होगा तो। ये जो फॉर्मूला बी आर का वो इसके लिए, लीनियर कम्यूटेशन के लिए। लेकिन अगर आपके पास कभी साइनोसॉइडल कम्यूटेशन होता है तो फॉर्मूला आपको हो जाएगा 1.11, बाकी सेम चीज, एल सी 2 IC अपॉन टी सी। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, आपका साइनोसॉइडल कम्यूटेशन के लिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, कंफर्म करिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपका किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास जो डीसी मशीन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, थोड़ा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर।
एक मिनट, टीसी के नीचे क्या लिखा है आपने, एक मिनट, मैं साइड में हो जाता हूँ ना। टीसी के नीचे कुछ भी तो नहीं लिखा, टीसी के नीचे खाली तो पड़ा है, साइनोसोडल लिखा है। कहाँ की बात कर रहे हैं, टीसी के नीचे क्या लिखा है, लीनियर कम्यूटेशन, साइनोसोडल कम्यूटेशन, रिएक्टेंस वोल्टेज, और कहाँ की बात कर रहे हैं, विड्थ ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेटर कम्यूटेटर कम्यूटेटर, विड्थ ऑफ कम्यूटेटर, पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी, क्या लिखा वहां पे, पेरिफेरल वेलोसिटी, वहां पे क्या लिखा आपका, पेरिफेरल वेलोसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। आप लोग हेडिंग डालना है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। अच्छा, अपनी क्लास 4 बजे की 5 बजे लगाई थी, 5 बजे लगाई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट, इसको बस डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेक लेंगे अपन, है ना। मतलब एक क्लास वाला ही पूरा खत्म हो जाएगा डीसी मशीन, टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं बचा अभी, मतलब खत्म होने के पहले पहले मैं आपका वोल्टेज उसे खत्म करके बंद करूंगा क्लास को, ज्यादा नहीं बचा। पहली जो हमारी किसकी बात करें, डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सबको देखना आप लोग। सबसे पहले हमारे पास होती है यहाँ पे ओसीसी, मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हम उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों नाम है इसके। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो इसका कर्व होता है वो ऐसा होता है, ये आपका आई एफ है, ये आपका यहाँ पे ई है, कर्व आपका इसका ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, इसका कर्व आपका कुछ ऐसा कुछ बनता है, ये आपका हो गया ओ सी सी कर्व। सेकेंड बनता है आपके पास यहाँ पे कौन सा कर्व, जिसको हम बोलते हैं लोड सेचुरेशन कर्व, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, लोड सेचुरेशन कर्व। तो सेकेंड कर्व बनता है वो होता है आपका लोड सेचुरेशन कर्व। कैसा बनता है वो आपका ऐसा कुछ बनता है, वो आपका ऐसा कुछ बनता है, ये बनता है वी वर्सेस आई एफ के बीच का कर्व, वी वर्सेस आई एफ के बीच का कर्व आपका ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपका बन गया लोड सेचुरेशन कर्व, जो कि वी वर्सेस आई एफ के बीच का बनता है। फिर बनता है आपके पास यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों साथ में बना के दिखा रहा हूं आपको मैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका होता है कुछ ऐसा कर्व, मैं बना के दिखाता हूँ आपका। ये होता है आपके पास वी कॉमा ई जी, एक एक से बनाता हूँ। पहले बनाता हूँ मैं किसका, आपका इंटरनल वाला कर्व, तो आपका बनता है ई जी वर्सेज आई ए, वो आपका कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, और एक बनता है ये किसका बन गया आपका, ई जी वर्सेज आई ए, इंटरनल का है ना। ये कौन सा कर्व है, यहाँ पे ये ई जी है, तो ये आपका आई ए है। और जो एक्सटर्नल कर्व बनता है वो बनता है आपका वी वर्सेस आई एल का,
ये आपका इंटरनल था, लिख देता हूँ यार मैं, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ये आपका इंटरनल था, कौन सा था, ईजी वर्सेस आई ए। ठीक है, एक बनता है आपका एक्सटर्नल, कैसा बनता है आपका वो, ऐसा बनता है। इसको हम बोलते हैं आपका वी वर्सेस आई एल, जो कि आपका कौन सा कर्व है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है आपका आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको देख लो। एक आपका होता है क्या यहाँ पे, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैसा कर्व बनता है आपके पास ही, तो ये कर्व आपका ऐसा कुछ बनता है। ये कर्व आपका ऐसा कुछ बनता है, ऊपर जाएगा। किसके किसके बीच का बनता है ये, आई एल, सॉरी, आई एफ वर्सेस आई ए। आई एफ है, ये आपका आई ए, ऐसा कुछ बनता है आपका आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ओके। अब बचता है आपका क्या, अब बचता है आपके पास डीसी सीरीज जनरेटर। उसका डायग्राम मैं क्या करूंगा, ब्रेक के बाद यहाँ पे बना दूंगा, एक ही में सारे डायग्राम बन जाते हैं उसमें, तो उसको बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, पहले ब्रेक के बाद बनाऊंगा। उसके पहले आप थोड़ा देख लो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, है ना। क्लास खत्म होने के पहले पहले एक चीज तो हम लोग अच्छी चीज कर लें, वोल्टेज रेगुलेशन। सॉरी, वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इसका, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। ई माइनस वी अपॉन वी इंटू 100, ये हमारा होता है क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम जितने भी हमारे पास मशीन है, अगर हम उनके वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करें, एक सीक्वेंस लिखें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सीक्वेंस लिखते हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखते हैं, तो सीक्वेंस क्या होगा देखना आप लोग, है ना। ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहे हैं, वो सीक्वेंस देखना वोल्टेज रेगुलेशन का। सबसे पुअरेस्ट जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो किसका होता है, सीरीज का होता है। ठीक है, फिर उससे किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड का। फिर उससे कितना किसका होता है आपका, ओवर कंपाउंड का। ठीक है ना, आपका ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड के बाद किसका होता है, आपका संट का। संट के बाद किसका होता है आपका, सेपरेटरी का। ठीक है, सेपरेटरी के बाद होता है आपका अंडर एक्साइटेड का, अंडर कंपाउंड का। और अंडर कंपाउंड के बाद होता है आपका फ्लैट कंपाउंड। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ आपकी, अंडर कंपाउंड फ्लैट कंपाउंड का मतलब क्या होता है। देखना, जब कभी भी V ग्रेटर देन E होता है, उसको बोलता हूं मैं आपका ओवर कंपाउंड। ठीक है, जब आपका V लेस देन E होगा, उसको बोलता हूं मैं अंडर कंपाउंड। और जब V इक्वल्स टू E होगा, उसको बोलता है आपका नॉर्मल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड। इसको बोलता है क्या, फ्लैट कंपाउंड। ठीक है, तो कितने जनरेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट जो डीसी सीरीज मोटर है ना, उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ऑलमोस्ट होता है -100%, निगेटिव होता है। और क्या बोलोगे आप इसको, -100% होता है। मतलब कोई पूछे आपका पुअरेस्ट, निगेटिव
वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, क्या बोलोगे, आपका सीरीज का होता है, -100% होता है। ठीक है। अगर डिफरेंशियल की बात की जाए तो क्या बोलोगे, ये आपका पुअरेस्ट पॉजिटिव अमॉन्ग ऑल, जितने भी हैं उनमें सबसे पुअरेस्ट पॉजिटिव, पुअरेस्ट पॉजिटिव अमॉन्ग ऑल, ये क्या होता है आपका डिफरेंशियल का होता है। ओवर कंपाउंड का जो वोल्टेज रेगुलेशन वो निगेटिव होता है, संट का होता है आपका पॉजिटिव, सेपरेटली कंपाउंड भी होता है पॉजिटिव, ओवर कंपाउंड होता है आपका, अंडर कंपाउंड होता है आपका पॉजिटिव, और आपका जो फ्लैट कंपाउंड है वो क्या होता है, लोवेस्ट वोल्टेज, लोवेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अमॉन्ग ऑल, सबसे कम जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है किसका होता है, फ्लैट कंपाउंड का होता है। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, लोवेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। है ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको लिख देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, है ना। उनमें से पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो पुअरेस्ट निगेटिव, पुअरेस्ट निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अमॉन्ग ऑल किसका होता है, वो डीसी सीरीज मोटर, डीसी रिजनेटर। ठीक है, कितना होता है ये, -100%। एक ये याद रखना था आपको पॉइंट, और दूसरा आपको याद रखना है क्या, पुअरेस्ट पॉजिटिव अमॉन्ग ऑल किस में होगा, क्या बोलोगे, पुअरेस्ट पॉजिटिव अमॉन्ग ऑल किसका होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड। इनमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनते हैं, जो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस बताया उससे क्वेश्चन बनता है, ये किसका निगेटिव किसका पॉजिटिव, किसका क्या ज्यादा किसका क्या कम, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी खत्म, है ना। एक क्लास और लगाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास और लगाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डीसी मशीन भी अपना खत्म। 7 o'clock पे मिलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, नहीं आ रहा समझ में यार, समझ में तो आ रही है ना चीजें आप लोगों को। ऐसा तो नहीं बहुत फास्ट चल रहा है, फास्ट तो चल ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, फास्ट चल रहा है, फास्ट चला ही रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, याद कर लेना इसको, सुबह उठ के शाम को उठ के, है ना, प्रिंट आउट निकाल लो बढ़िया, खुद से नोट्स बना लो, ये तो मैंने आपको दे दिए हैं, है ना, अच्छे से। आप चाहो तो इसको और अच्छे से बना सकते हो, है ना। जो एक सीट आती है ना, अभी तो एग्जाम दे दो पहले, अभी आप लोग पहले एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद क्या करना, आपकी जो सीट आती है ना, वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी सीट आती है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, उस सीट में बढ़िया मस्त पूरा मशीन के शॉर्ट नोट्स बना देना, अल्टरनेटर एक दीवार में चिपका दिया, एक इधर चिपका लिया सिंक्रोनस मशीन, एक इधर चिपका लिया, एक इधर चिपका लिया, दीवार में 4 दीवार तो होती हैं, चारों मशीन चिपका डालो। ठीक है ना, एक सीट में पूरा आ जाएगा। फिर बढ़िया मस्त आपने सामने बुक ओपन कर लो, कोई भी सामने देखते जाओ, नहीं बनना तो नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। अच्छा, आपने उसी में बनाया चार्ट पेपर, चलो, हाँ उस पर ही बना लिया, मैंने भी बनाया एक टाइम में अपनी प्रिपरेशन फेज में, मैंने भी बनाया चार्ट पेपर। ठीक है, चलो, जितने बार आप रिवाइज करोगे, देखो पढ़ने बस से नहीं होता, रिवाइज करने में होता है। अरे मेरा प्रिंट आउट लेके मत चिपकाना यार, है ना, कॉपी मत बनाओ, है ना। सोनल, मैं एक सजेस्ट करूंगा, मैंने कॉपी नहीं बनाए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, मैं आपके शॉर्ट नोट्स, ये देखो मैंने पेज में बनाए, देखो अगर आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आपको, ये पन्ने बनाए, देखो पेज फाड़ फाड़ के बनाए, है ना। उसमें क्या लगता है ना, कॉपी में लगता है बहुत बर्डन है, बहुत ज्यादा करना है, रिविजन करना है, बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसे थोड़ा फील आता है कि बहुत ज्यादा है, ये 4-5 पेज की पन्नी कॉपी है, खत्म, ऐसे।
A4 सीज भी सही रहता है, लेकिन उसको 2 पेज में कर लेना, मतलब इस बीच से फाड़ लेना। दिखाता हूँ कैसे, वो भी मैंने बनाया है, दिखाता हूँ आपको। मैंने ये फाइल दिखाता हूँ आपको, ये देखो, अरे बाप रे, बहुत मोटी फाइल है। मैंने एक ऐसी फाइल बनाई है, देख रहे हो आपने फाइल, ये ऐसी फाइल है, शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पूरे, है ना, M Tech B Tech गेट ESE SSC JEE सब शॉर्ट नोट्स इसमें पढ़े हैं, है ना, लगभग 10-12 साल से रखे हैं। मतलब जो पहले मैंने बहुत बार बनाए थे, उसको रेक्टिफाई करते करते, कम करते करते मैंने इतना बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा करना है कि पेज पेज में बनाओ, है ना, और बाद में इसको कभी कॉपी में कर लेना। कॉपी में ऐसा फील आता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है हमको अभी। ठीक है, चलो मिलते हैं 7 बजे, 1 घंटे का ब्रेक है, एंजॉय करिए सभी लोग। हाँ वो तो समझ गया ना, वो जो चार्ट आता है उसमें बनाया आपने। हाँ हाँ बिल्कुल।